हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के वे प्रश्न जिस पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर स्टूडेंट्स में एक अलग तरह का डर, एक अलग तरह का माहौल बना हुआ था, जिसको लेकर आप सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों, हम उन सारे प्रश्नों को आपके सामने रखेंगे, आपको दिखाएंगे कि आखिर वे कौन सा प्रश्न है जिस पर स्टूडेंट्स के द्वारा आपत्ति जताई गई है। और दोस्तों, उन प्रश्नों को आप देखिए, आप अपना भी ओपिनियन रखिएगा। हम आपको दिखाएंगे, उस प्रश्न को दिखाएंगे, उस प्रश्न का आयोग ने क्या उत्तर दिया वो आपको बताएंगे, और स्टूडेंट्स का क्या मानना है, स्टूडेंट्स के हिसाब से उसका उत्तर क्या होना चाहिए था, ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें हम कोई अपना ओपिनियन नहीं रखेंगे, इसलिए हमसे झगड़ा मत करिएगा। हम सिर्फ आपको ये बताना, दिखाना चाहते हैं, जिससे आपको इस बात का अंदाजा हो जाए कि आखिर हम कहां पर हैं, हमारा कितना गलत हो सकता है, कितना सही हो सकता है, हमारा कितना प्रश्न दुविधा में है। खास करके दोस्तों, वे स्टूडेंट्स जो इस समय मझधार में है। मझधार कहने का मतलब दोस्तों, जो बॉर्डर पर हैं या बॉर्डर के 2-4 नंबर आगे हैं, या 2-4 नंबर पीछे हैं, उनको लेकर दोस्तों एक अलग तरह का कंफ्यूजन, एक भ्रम बना रहता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, लोग कंफ्यूज रहते हैं, हम मेंस की तैयारी करें या ना करें। तो दोस्तों, इस वीडियो के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यहां पर इस बात का क्लियर हो जाएगा कि ऐसे कितने प्रश्न हैं जो प्रश्न गलत छपे हुए थे, और इसके साथ ही साथ यह भी पता लगेगा कि आयोग ने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। इस बात का भी यहां पर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और अपना भी राय रखिएगा। आप क्या सोचते हैं, आपका कितना नंबर है, तो इन सब चीजों को आप कमेंट्स में बताते हैं, फीडबैक देते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, चलिए हम आपको उन प्रश्नों को दिखाते हैं जिस पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। दोस्तों, इनमें से लगभग 4 या 5 प्रश्न ही ऐसे हैं जो आपत्ति दर्ज कराने लायक थे। बाकी अन्य प्रश्नों में दोस्तों बाल की खाल निकालने जैसा है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएंगी, आखिर किस प्रश्न में कितनी ज्यादा गड़बड़ी है, किस पर कितना आपत्ति दर्ज कराने लायक मामला है। दोस्तों, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन नंबर 8वें पर फोकस करिए। आपको अटल सुरंग से संबंधित 2 स्टेटमेंट दे दिया गया है और बता रहे हैं कि बताइए कौन सा सही है। तो चलिए हम लोग स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट दोस्तों कह रहे हैं कि यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। तो दोस्तों, विभिन्न स्रोतों में, गूगल पर हर जगह यह दिखा रहा है कि हाँ भाई, अटल सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। लेकिन दोस्तों, आयोग ने इसको गलत मान लिया। तो दोस्तों, एक यही वाला विवाद है, ये सही होना चाहिए था यहां पर। और जो दूसरा वाला है, ये तो सही है ही। यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में बनाई गई है, ये वाला तो सही है। तो दोस्तों, यहां पर स्टूडेंट्स का कहना है कि ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए था, 1 और 2 दोनों। आयोग ने केवल 2 को माना। ये स्टेटमेंट पहले वाले को गलत मान लिया, जबकि गूगल पर हर जगह यह दिखा रहा है कि हाँ, यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। तो आप लोग अपना ओपिनियन जरूर रखते जाइएगा। चले हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर ये 16वें पर जरा फोकस करिए। आपको एसर्शन रीजन से संबंधित प्रश्न दिया गया है। हालांकि इस पर जो आपत्ति दर्ज कराई गई है, यह बाल की खाल निकालने जैसा है। जरा ध्यान दीजिएगा। कथन आपको दे दिया गया है, कारण दे दिया गया है, और बताना है कि सही कौन सा है। तो दोस्तों, पहला में आप देख रहे हैं, या आप तो जानते ही हैं, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। ये बात तो बिल्कुल सही है, बच्चा बच्चा को पता होगा जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा। तो ये कथन तो आपका बिल्कुल सही है। अब दूसरा जो कारण वाली बात है दोस्तों, इसी में हल्का सा दोस्तों बाल की खाल निकालने जैसा माइनर सा इसमें दोस्तों बात की जा रही है। भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों, कार्यपालिका, यहाँ व्यवस्थापिका का मतलब दोस्तों विधायिका होता है, उसका एक दूसरा नाम है। तो दोस्तों, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो लोगों का कहना है कि यहाँ व्यवस्थापिका की जगह पर यहाँ संसद होना चाहिए था। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती तो ज्यादा बेटर रहता। तो दोस्तों, यही है, क्योंकि संसद में दोस्तों राष्ट्रपति का भी फ्लेवर आता है, व्यवस्थापिका में केवल ये दोस्तों विधायिका का फ्लेवर आता है। तो लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर संसद होना चाहिए था, नहीं तो ये जो है अच्छा रहता अगर संसद होता तो। और इसमें लोग कह रहे हैं कि भाई, ये क्वेश्चन को ही गलत तरीके से बना दिया गया, क्वेश्चन थोड़ा सा सुधार होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दोस्तों, जरा क्वेश्चन नंबर ये 17वें पर फोकस करिए। आपको यहां पर भी एसर्शन रीजन से संबंधित प्रश्न है। ये प्रश्न तो सब लोगों को जानते होंगे, इसमें बहुत चर्चा हुई है। कथन कारण दिया है, बताना एक सही कौन सा है।
तो दोस्तों कह रहे हैं भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है। तो दोस्तों हो जाना चाहिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो होगा ही। तो आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, मान लीजिए ये सही है तो ये सही है। और कह रहे हैं भारत में 950 मिलियन यानी कह सकते हैं लगभग 95 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट उपयोग करता है। तो ये बात भी सही है, लेकिन इससे इसका दोस्तों लोग कह रहे हैं कनेक्शन नहीं बन रहा है कोई सटीक। तो इसके आधार पर स्टूडेंट्स का कहना है कि इसका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए था, इसका डी मान लिया है आयोग ने। तो इसके हिसाब से स्टूडेंट के हिसाब से ये ए होना चाहिए। तो दोस्तों एक इस पर आपत्ति है, हालांकि ये इस प्रश्न को थोड़ा सा सुधार होना चाहिए था, ये प्रश्न में गड़बड़ी है। अब दोस्तों अगला प्रश्न पर फोकस करिए, क्वेश्चन नंबर 18वें पर, जिसमें आपको लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, जिसे लाइफ नाम से जाना जाता है, इसके संदर्भ में कुछ आपको दो स्टेटमेंट दे दिए गए हैं, बताना है कि सही कौन सा है। अब दोस्तों यहां पर आपको ये स्टेटमेंट पहले पर अगर फोकस करें तो कह रहे हैं इसे यानी लाइफ को जून 2022 में लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों यहां लॉन्च की जगह शुभारंभ होना चाहिए था, क्योंकि लॉन्च इसके पहले ही कर दिया गया 2021 के आसपास। तो इसे यहां पर यह शुभारंभ होना चाहिए था, 5 जून 2022 को इसे इसका शुभारंभ किया गया था। तो इसलिए इसको गलत माना जा रहा है। और दूसरा वाला तो आपका गलत है ही, क्योंकि ये स्पेन, ये ग्लासगो से रिलेटेड है, ये स्पेन से नहीं है। तो ये वाला तो गलत हो गया, आयोग ने पहले को सही माना, जबकि कहा जा रहा है कि यह भी गलत है। स्टूडेंट का कहना है कि यह सी होना चाहिए था, जबकि इसमें डी को मान लिया गया है। क्यों मान लिया गया? क्योंकि लॉन्च की जगह यहां शुभारंभ होना चाहिए था, लॉन्च पहले ही हुआ था। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें, अब दोस्तों जरा आप लोग क्वेश्चन नंबर ये 24 वाले पर फोकस करें, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन निम्नलिखित में से कौन निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं है। तो निर्धनता का सामाजिक संकेतक कौन सा नहीं है? आयोग ने यहां पर दोस्तों घर के आकार को मान लिया गया है। लेकिन दोस्तों जब आप लोग निर्धनता का सामाजिक संकेतक पढ़ोगे, लगभग 12 दोस्तों सामाजिक संकेतक है निर्धनता के, जिसमें दोस्तों आवास भी है। तो इसलिए कहा जा रहा है ये तो सभी हो जाएंगे, निर्धनता के सामाजिक संकेतक में ये सभी आ जाते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है जो इसमें शामिल नहीं है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इस क्वेश्चन को गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत बनाया गया है। तो इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। आगे जरा हम लोग देखें तो दोस्तों अब जरा आप क्वेश्चन नंबर ये 35 पर फोकस करें, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में, उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में आपको कुछ स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। इन्हीं स्टेटमेंट को पढ़कर बताना है कि सही कौन सा है। तो दोस्तों पहला वाला स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें तो हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावनाएं हैं। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट तो किसी का गलत नहीं होगा, सब लोग जानते हैं कि हिमालय में जल विद्युत की विशाल संभावनाएं हैं। तो दोस्तों ये वाला तो स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला वाला। लेकिन दूसरे में दोस्तों जो कहा जा रहा है कि यह पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसके उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमा माता है। तो ये दोस्तों कुछ कारण बड़ा नहीं है। तो दोस्तों ये इसको कमजोर बताया जा रहा है, ये गलत बताया जा रहा है कि ये दोस्तों ये नहीं होना चाहिए था, केवल पहला होना चाहिए था। तो स्टूडेंट के हिसाब से दोस्तों ये केवल एक होना चाहिए था, जबकि इसमें दोनों को मान लिया गया है। तो केवल एक यहां पर है, तो स्टूडेंट के हिसाब से ये डी होना चाहिए था, क्योंकि दोस्तों ये कोई उचित कारण नहीं है इसमें। तो आगे जरा हम लोग अब देखें क्वेश्चन नंबर अगले में। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 को देखें, जिसमें आपको यहां पर दोस्तों कुछ विद्रोह दे दिया गया है। इन विद्रोहों पर विचार करके आपको इनको क्रोनोलॉजी में सेट करना है कि पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद। तो दोस्तों इन सब को अगर हम लोग देखेंगे तो बड़े ही आसानी से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई ये सन्यासी जो है ये 18वीं सदी में हुआ था, 18वीं सदी में हुआ था। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे कि ये आपका 1763 से 1800 के बीच ये हुआ था। तो ये तो पहले ही नंबर पर आएगा। तो आप कह सकते हैं कि इसको एलिमिनेट कर देंगे, तो आपका ए या 4 होना चाहिए। और दोस्तों अंत में सबसे यहां पर देखेंगे, सबसे लास्ट में जो आया है यह 1873 में, पाबना विद्रोह 1873 में हुआ था। इसका मतलब एक सबसे अंत में रहेगा। तो कितना अच्छे से फंसाया है, पहला और यहां अंत में दे दिया, पहला चौथा पहला चौथा। तो इसमें आपको कंफ्यूजन होगा दोनों में। अब दोस्तों यहां पर जो बात आती है नील विद्रोह के बारे में, तो आप कंफर्म है नील विद्रोह को कोई डाउट नहीं कि यह 1859-60 के बीच हुआ था। तो 1860 अगर हम इसको मान लेते हैं। अब बात आती है कूका की। कूका की दोस्तों जो शुरुआती जड़ें हैं,
शुरुआती जड़ें जो विभिन्न एनसीईआरटी किताबों में लिखा है 1840 में, इसकी शुरुआती जड़ें 1840 में है। लेकिन दोस्तों अगर इसी को मुख्य रूप से देखेंगे तो 1872 में ये हुआ था। तो इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर ये हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने किसको मान लिया है, 2 को पहले माना है, और यानी मुख्य वाले को बाद में रखा है, यानी 1872, यानी सबसे पहले इसमें इन्होंने ये नील को मान लिया है, और ये मुख्य वाला को बाद में, यानी 18 कूका विद्रोह को 1872 से जोड़ दिया गया है। इसलिए दोस्तों जबकि स्टूडेंट्स का कहना है कि इसकी शुरुआती जड़ें तो 1840 में है, तो इसलिए यहाँ पर ये होना चाहिए था, ये जो यहाँ पर आप दे दिए हो तो 2 ये इसमें इंटरचेंज होना चाहिए था, 3 यहाँ आना जाना चाहिए था और 2 को यहाँ आना चाहिए था। तो स्टूडेंट्स का ये कहना है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के हिसाब से ए वाला हो जाना चाहिए। तो आगे चले हम लोग देखते हैं, यही इसमें माइनर सा कंफ्यूजन है। दोस्तों अब जरा क्वेश्चन नंबर 112 पर फोकस करिए, इस ब्राजील वाले पर। ब्राजील के संदर्भ में आपको 2 स्टेटमेंट देकर पूछ रहे हैं सही कौन सा है। तो दोस्तों इस प्रश्न जब मैंने पेपर देकर आया था, हमारे भी दिमाग में ये था, तो हालांकि हमने दोनों लगा दिया था जो आयोग ने यहाँ पर दिया है, और लेकिन दोस्तों हमने आकर यहाँ पर इसको चेक किया, गूगल से चेक किया, तो ये बात सही दिखा रहा है। तो हमें लगा कि हाँ हमारा ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला वाला स्टेटमेंट है, ब्राजील के भूमध्य रेखी वर्षा वनों को, जो ब्राजील में भूमध्य रेखी वर्षा वन है उनको सेल्वा कहा जाता है, तो ये सब लोग जानते होंगे, तो ये बात सही है। दूसरा वाला कि यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ की गहरे काली रंग की उपजाऊ मिट्टी को टेरा रोक्सा कहते हैं, तो ये बात सही है। कुछ लोगों का कहना है कि ये भूरे रंग होता तब ये सही होता, काले का नहीं है। तो हालांकि कई गूगल वगैरह पे देखेंगे तो आप भूरे रंग को भी से टेरा रोक्सा दिखा रहा है और काले रंग को भी, तो यहाँ पर इसलिए कंफ्यूजन है। लोग कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, केवल एक होना चाहिए था। स्टूडेंट डी वाले को मान रहे हैं, जबकि आयोग ने यहाँ बी को माना है। आगे जरा हम लोग देखें, जरा क्वेश्चन नंबर ये 15वें पर फोकस करिए। एसर्शन रीजन से संबंधित प्रश्न है, आपको कथन देकर कारण देकर बताना पूछ रहे हैं कि कौन सा सही है। तो दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूज किया था कि मानव त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण शरीर की गर्मी को नष्ट कर देता है, तो बिल्कुल सही है, इसीलिए हमारा टेम्परेचर मेंटेन होता है, तो ये बात तो सबको मालूम है, ये वाला सही हो जाएगा। कारण में दोस्तों यहाँ पर जो कंफ्यूजन हो रहा है कि गर्म दिनों में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ सकती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। गर्मी में अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है तो दोस्तों लोगों को बेचैनी होती है, कूलर वगैरह काम करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि भाई ये तो इसका कनेक्शन तो मतलब आयोग ना देखेंगे अगर इसे तो दोनों तो सही हैं, लेकिन ये आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये आयोग का मानना है। जबकि स्टूडेंट कह रहे हैं कि भाई गर्म दिनों में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ जाती है, तो क्योंकि इसका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन बन रहा है, तो स्टूडेंट्स का कहना है कि ये डी होना चाहिए था, जबकि आयोग ने ए को माना है। तो दोस्तों हमें भी लग रहा है कि ये ए ही होना चाहिए, क्योंकि इसका एक प्रॉपर कनेक्शन नहीं बन रहा है। तो क्लेम इस पर है, तो मैं सिर्फ क्लेम के बारे में बता रहा हूं, अपना ओपिनियन नहीं रख रहा हूं मैं, तो क्यों क्लेम किया जा रहा है। तो जरा आप लोग क्वेश्चन नंबर 116 पर फोकस करें, जिसमें आपको चुनाव सुधार से संबंधित कुछ आपको काला घटनाएं दी गई हैं और इनको आपको क्रोनोलॉजी में सेट करना है। तो दोस्तों बहुत अच्छा, आप लोग अगर इन्हें बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको डेट भले ना मालूम हो, लेकिन मोटा मोटा आप कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो वीवीपैट आया था, ये वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसे हम लोग वीवीपैट कहते हैं। हालांकि इसका ट्रायल दोस्तों 2014 के आसपास हुआ था, लेकिन आप लोग देखेंगे ऑल ओवर 2019 के चुनाव में इसे पूरी लोकसभा में इसे लगाया गया था, ईवीएम मशीन के साथ जो पर्ची निकलती है वही है। और दोस्तों नोटा तो इसके पहले ही आ गया था, ट्रायल हुआ था दोस्तों 2009 के आसपास, लेकिन ऑल ओवर 13 में हुआ था। तो हम लोग अगर इसे 2013-14 मान लेते हैं, 2014 मान लें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे अंत में हमारा ये कौन सा होना चाहिए, वीवीपैट, सबसे अंत में ये तीसरा और उसके पहले जो है ये चौथा होना चाहिए। कंफ्यूजन इसमें है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये देखेंगे अगर मतदाता फोटो पहचान पत्र, तो ये 1995 में आया था, तो 1995 में ये आया था, तो ये बात सही है। अब दोस्तों यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में अगर बात करें, तो इसका ट्रायल दोस्तों 1982 के आसपास इसका एक ट्रायल हुआ था, तो आयोग ने इसी को मान लिया है दोस्तों। तो ये 1982 वाला आसपास डेट है ईवीएम का, तो ईवीएम का तो आयोग ने इसी को मान लिया गया। हालांकि देखेंगे अगर ऑल ओवर तो ये 1998-99 के आसपास दोस्तों यह
मतलब ये कंप्लीटली हुआ था, कई सारी जगहों पर ये चलाया गया था। तो आयोग ने शायद ट्रायल को मान लिया है। बड़ा कंफ्यूजन होता है, कहीं पर ट्रायल को मान लेना, कहीं पर ऑल ओवर को मान लेना। तो यहां पर दोस्तों स्टूडेंट ने तो डी को आयोग ने तो डी को माना है, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि ये यहाँ पर सी वाला होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर ये सी वाले का, क्योंकि यहाँ पर ये ईवीएम बाद में आया था, ये मतदाता फोटो पहचान पत्र से, लेकिन आयोग ने तो उसे ट्रायल को ही लगता है मान लिया, इसलिए यहाँ पर ये आपत्ति जताई गई है। तो जरा आप अब क्वेश्चन नंबर 122 पर फोकस करें। बहुत अच्छा, जिसमें आपको कह रहे हैं कि क्रोनोलॉजी में सेट करने के लिए आपको यहाँ पर 4 आपको घटनाएं दे दी गई हैं, आपको इसे क्रोनोलॉजी में सेट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग देखें काम के बदले अनाज कार्यक्रम, दोस्तों ये 2004 में शुरू हुआ था। आप लोग जानते हैं 2004 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसी के नहीं, सब लोग जानते हैं सबसे पहले यही होगा, क्योंकि ये 1952 में आया था। तो आप ये दूसरा वाला सबसे पहले था, तो आप सबको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसी में हम लोग अपना उत्तर ढूंढेंगे। तो आगे अगर हम लोग यहाँ देखें कि ये जो ट्राइसेम आया था दोस्तों, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ट्राइसेम कहा जाता है। तो ये दोस्तों आया था यह 1973 में, 1979 के आसपास आया था। यस, 1979 में आया था ये ट्राइसेम। और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम की बात करें दोस्तों, तो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम दोस्तों ये 1973 में आया था। तो 1973 में, तो यहाँ पर आयोग ने दोस्तों क्या किया है कि ये यहाँ पर इसको पहले मान लिया है, यहाँ पर ये ट्राइसेम को। तो दोस्तों आयोग ने जो गलती किया है, देखिए बड़े ध्यान से, आयोग ने सबसे पहले इसको मतलब सामुदायिक तो दोस्तों जो यहां पर आपत्ति दर्ज कराई गई है, जरा ध्यान से समझिएगा। आयोग ने सबसे पहले यह सामुदायिक विकास को माना, उसके बाद दोस्तों ये चौथा को मान लिया है, यहां पर भी ये ठीक है, सूखा वाला। इसके बाद दोस्तों आयोग ने यहीं पर गलती किया है, जरा ध्यान से देखिए। यहां पर दोस्तों 3 को उन्होंने बाद में रख दिया है पहले को, यानी काम के बदले अनाज ये सबसे अंत में होना चाहिए, क्योंकि ये 2004 में था। और 3 वाला यानी ट्राइसेम इसके पहले होना चाहिए था, क्योंकि यह 79 में था। तो दोस्तों यही पहला और तीसरा में इंटरचेंज होना चाहिए था, इसीलिए स्टूडेंट्स इस पर जो है आपत्ति जता रहे हैं कि स्टूडेंट के हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए था, लेकिन आयोग ने सी को मान लिया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 130 पर जरा फोकस करिए, जिसमें आपको हिंद महासागर के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है सही कौन सा है। तो दोस्तों यहां पर आयोग ने इन दोनों को मान लिया है, क्योंकि दोस्तों पहला वाला स्टेटमेंट देखेंगे तो इसे प्राचीन यूनानियों ने इरिथ्रियन सागर कहा था। कुछ लोगों का मानना है दोस्तों हिंद महासागर को कहा था, और कुछ लोगों का मानना है हिंद महासागर से जुड़ा हुआ लाल सागर है उसको कहा था। तो इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को, क्योंकि लाल सागर भी हिंद महासागर जुड़ा है, तो हो सकता है इसमें हो वो हो, तो इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। तो यहाँ पर लोगों का मानना है कि ये नहीं होना चाहिए था, जबकि आयोग ने मान लिया। और ये तो जानते ही सही है, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला हुआ है, इसलिए यहाँ दोनों सही मान लिए। जबकि स्टूडेंट्स का कहना है कि यहाँ पर केवल 2 सही होना चाहिए था, यानी ए वाला। तो दोस्तों ये थे प्रश्न आपके। दोस्तों देखा आप लोगों ने, आयोग में लगभग कुल 12 प्रश्नों पर दोस्तों आपत्ति दर्ज कराई गई है। हालांकि दोस्तों अगर मुख्य रूप से देखें तो 3-4 प्रश्न के आसपास ऐसे हैं जिस पर आपत्ति दर्ज कराने लायक है, और बाकी अन्य प्रश्नों में आप देखेंगे तो बाल की खाल निकालने जैसा दोस्तों मामला है, वहां पर इतना नहीं होना चाहिए था जितना आपत्ति दर्ज कराया जा रहा है। तो यहां पर यह क्लियर हो रहा है कि 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो डिलीट होंगे, और 2-3 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिसका उत्तर चेंज होगा, और बाकी अन्य प्रश्नों में वही बाल की खाल निकालने जैसा मामला है। इस पर क्या होगा क्या नहीं होगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।